हाँ जी बच्चे, चलिए देखिए, आज हमने शुरू करना है बच्चा अपना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनल अकाउंट्स। एंड आज डेट है हमारी 20th। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, ये तो बच्चे आप सभी को पता ही होगा, हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का बच्चे मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? जल्दी जल्दी से बताओ। सिंगल बिजनेसमैन। यस, सिंगल पर्सन ओनर ओनर है बच्चे। प्रॉफिट हुआ तो भी उसी का, लॉस हुआ तो भी उसी का। एक ही पर्सन ओनर है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। बच्चे, इस चैप्टर को हम फाइनल अकाउंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, पूरा साल हमने बिजनेस किया, अकाउंट्स मेंटेन किए, सारा काम किया। बट जो हमारा जो अल्टीमेट एम होता है बिजनेस करने का, वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। तो इसके अंदर क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर बच्चे, आपने 11th क्लास की शुरुआत से देखा, पहले बेसिक सीखे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ सीख लिया। अब आप एट द एंड ऑफ ईयर क्या कर रहे हैं जी? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चे? अपने फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। बच्चे, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों प्रिपेयर की जाती हैं? टू चेक द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये बनाई जाती हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से क्या मतलब है बच्चे? बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस हुआ और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। ठीक है। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना बच्चे, ये एंड प्रोडक्ट होती हैं ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा शुरू हुआ था, हमने देखा था जी सबसे पहले कि कोई ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है या नहीं है तो उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सारा काम करते हैं। तो जो एंड प्रोडक्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का, वो क्या हो गया? हमारी फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास आता क्या-क्या है? बच्चे, यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा बनाया जाता है हमारे पास बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर आपसे पूछे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। ये एंड प्रोडक्ट होता है, इनसे हम क्या पता लगाते हैं? बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से पता लगाया जाता है जी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट से पता चलता है हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। ठीक है। अब मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं, तो ये एक साल के एंड में बनाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनाए जाते हैं। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए जी ट्रेडिंग अकाउंट का क्या पर्पस होता है, तो बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का हमारे पास पर्पस होता है टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस होता है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस होता है टू कैलकुलेट, टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। इनको अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा कि हमने बोला, ये साल के एंड में बनाए जाते हैं।
इनमें डेट का कॉलम नहीं होता, ईयर एंड में बनाया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज नहीं बनते। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग का क्या मतलब हो गया बच्चे, साल के एंड में किस डेट को बनाया जा रहा है, यहाँ डेट हम लिखेंगे 31 मार्च, जो भी हमारा ईयर होगा। आप ये साथ साथ बेशक नोट करना चाहते हैं तो बच्चे साथ साथ ही फॉर्मेट वगैरह नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको भेज तो दूंगा ही। ये सारा काम आपके रजिस्टर में होना मस्ट है बच्चे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बच्चे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। दो साइड हो गई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो करंट ईयर का क्या हो गया हमारा, ओपनिंग स्टॉक। फिर इसमें लिखा जाता है बच्चे परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न इफ एनी, अगर होगी तो। परचेज में से परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे, ये आउटर कॉलम में नहीं होगा, इनर कॉलम में करना है। फॉर एग्जांपल परचेजेस 1000 है, परचेजेस रिटर्न 100 है, तो इनर कॉलम में माइनस करके नेट अमाउंट अब बाहर 900 पोस्ट करेंगे। ये नहीं कि ये दोनों अमाउंट उठा के अब बाहर लिख देंगे। फिर हमें यहाँ पे लिखना होता है बच्चे डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है मैं भी आपको डिटेल में आज बताऊंगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में आता है बच्चे हमारे पास सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इफ एनी, अगर होगी तो सेल्स रिटर्न को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसा हमने यहाँ किया था। फिर बच्चे मेरे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ये सिंपल सिंपल सा फॉर्मेट है। डेबिट में आएगा ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्या आ जाएगा मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब मैं इसका टोटल करूंगा बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करूंगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करूंगा। अगर डिफरेंस मेरा डेबिट साइड में बच रहा है तो वो मेरे पास कहलाएगा बच्चे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, डिफरेंस यहाँ बच रहा है, तो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर रिवर्स हो जाएगा, डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में से कोई एक चीज आएगी बच्चे, दोनों नहीं आएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में से कोई एक चीज आएगी, दोनों नहीं आएंगी। ये हमने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है अभी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मीन्स आपके पास सेल ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, खर्चे कम है, तो आपका जो डिफरेंस है वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर आपने सामान ज्यादा खरीदा, खर्चा ज्यादा हो गया, सेल्स कम है, तो डिफरेंस क्या हो गया आपका, ग्रॉस लॉस। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का क्या पर्पस होता है, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा क्या निकल गया, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया या फिर ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक चीज आ जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं। तो एक बार ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस वापस बता दो। बच्चे देखो, अगर आपका डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बट अगर क्रेडिट डेबिट साइड ज्यादा है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा है, सामान आपने ज्यादा खरीदा है, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा बच्चे ग्रॉस लॉस, ओके सर। ठीक है। अगला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। डेट बच्चे मुझे गिवन होगी 31 मार्च 2020-21, जो भी मुझे गिवन होगा। अगेन दो साइड्स मेरे पास, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्या निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस।
ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ उसके डेबिट साइड था, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा इसकी क्रेडिट साइड में। वही प्रॉफिट हम यहाँ से कंटिन्यूएशन में आएँगे, इससे शुरुआत करेंगे। अगर ग्रॉस लॉस आया था, तो वो यहाँ पे इसके डेबिट में आ जाएगा। ट्रेडिंग सर अकाउंट एक बार दोबारा क्या? एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। बच्चे मैंने क्या कहा देखिए, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था, तो इसके क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे डेबिट था, इसके क्रेडिट में। अगर ग्रॉस लॉस आया मेरे पास, तो इसके क्रेडिट में था, इसके कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? डेबिट में। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में हमें पता है एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर कोई इनकम होगी तो वो आ जाएगी क्रेडिट साइड। ये हमें पता ही है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं, इनकम क्रेडिट साइड आती है। फिर इसको हम बच्चे टोटल करेंगे। अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट में एक्सपेंसेस कम है, तो यहाँ जो डिफरेंस बचेगा बच्चे, उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। बट अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है, डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? नेट लॉस। ठीक है? हमने ये भी लिखा ही था, ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस होता है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। समझ आ रही है तो ये बच्चे? ब्रैकेट में बैलेंस है। बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूँ मैं, बीएफ बैलेंसिंग फिगर वर्ड लिख रहा हूँ बच्चे। ठीक है? अगली चीज़ बनाते हैं, अभी हम इन पे वापस आएँगे, दोबारा से समझाऊँगा ये आपको तीनों चीज़ें। अगली चीज़ बैलेंस शीट। बच्चे बैलेंस शीट के लिए वर्ड यूज़ होता है एज़ ऑन। ये बनती हैं पूरे साल के लिए, कि पूरे साल के लिए, ठीक है? फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट में वर्ड होता है एज़ ऑन। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बन रही है जी, बैलेंस शीट एज़ ऑन। तो ये आपने छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चे। पेपर सब्जेक्टिव है हमारा, तो प्रेज़ेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बैलेंस शीट की मैंने आपको फर्स्ट टर्म में भी 1-2 चैप्टर्स में कराया था। बैलेंस शीट की कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है बच्चे, अकाउंट नहीं है। तो इसमें डेबिट क्रेडिट का यूज़ नहीं होता, टू बाय का यूज़ नहीं होता। ये मेरी हो गई लायबिलिटी साइड, और ये मेरी हो गई एसेट साइड। अगर कोई बच्चा साइड रिवर्स कर देता है, तो पूरा गलत हो जाएगा, टीचर पूरा कट कर देगी बच्चे। ठीक है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, टू और बाय का यूज़ नहीं होगा इसमें, डेबिट क्रेडिट नहीं होता। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। अब यहाँ पे बच्चे मुझे सारी लायबिलिटीज़ लिखनी है। तो हमें पता है जी, सबसे पहले तो कैपिटल, कैपिटल भी क्या होती है? लायबिलिटी तो होती है। पढ़ा हुआ है हमने फर्स्ट टर्म में एज़ पर बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है? अब अगर यहाँ से प्रॉफ़िट हुआ था, तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस हुआ था तो माइनस हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफ़िट नहीं बच्चे, नेट प्रॉफ़िट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफ़िट तो हमने यहीं पे लिख दिया था, ग्रॉस प्रॉफ़िट को ही फ़िल्टर करके नेट प्रॉफ़िट आया। ठीक है? मतलब ग्रॉस प्रॉफ़िट में से कुछ एक्सपेंसेस माइनस नहीं थे, उनको भी हटा दिया हमने, तो नेट प्रॉफ़िट आ गया। अब अगर मेरे पास नेट प्रॉफ़िट आया, तो वो इसमें क्या हो जाएगा जी, कैपिटल में प्लस, ये इनर कॉलम में, और अगर नेट लॉस आया, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। ड्राइंग्स करने से कैपिटल डिक्रीज होती है, तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी? माइनस। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज, तो वो प्लस हो जाएगी। ठीक है बच्चे? मैंने यहाँ लाइन डाली। लाइन डालने का मतलब, ये सारा इन सब का टोटल किया, जो भी प्लस माइनस होके नेट अमाउंट आएगा, वो मेरा बाहर में पोस्ट कर दूंगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे बाकी, और जो जो लाइबिलिटीज आपको याद आ रही हैं, वो हम यहाँ लिख देते हैं अभी। बताएंगे मुझे कोई कोई लाइबिलिटीज जो जो तो आपको याद है? आपने एडिशनल के आगे क्या लिखा है? एडिशनल कैपिटल बच्चे, एडिशनल कैपिटल या फ्रेश ओके कैपिटल प्लस हो जाएगा। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन, बैंक लोन, कुछ भी वर्ड वो यूज कर लेगा। इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है?
इधर एसेट्स लिख देते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। हाँ जी हर्षिता बोलो। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड सर ये इनकम। लायबिलिटी में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो सर ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? बच्चे सारी लायबिलिटीज लिखते जा रहे हो, अब सारी लायबिलिटीज प्लस होंगी, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा। प्लस माइनस होने वाला काम तो इधर हो गया, सारी लायबिलिटीज आप लिखेंगे, अमाउंट बाहर लिखते जाएंगे जो भी हमें लायबिलिटी गिवन होगी। ठीक है। एक्रूड इनकम, अपना हैंड लोअर कर लो बच्चे। यहाँ पे हम मेरे पास आ जाएगा और एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। बच्चे बच्चे प्लस होगा, सब कुछ प्लस होगा, मतलब ये एक दूसरे से प्लस नहीं हो रहा। सारी आइटम्स आपने लिखनी, जैसे बिल्स पेबल की अमाउंट इधर आ जाएगी, क्रेडिटर की इधर आ जाएगी, टोटलिटी में सब कुछ प्लस हो रहा है। ये जो आपस में प्लस माइनस होने वाली आइटम्स थी वो ये थी, तभी मैंने वहां पे लाइन डाल दी है। ठीक है। हाँ, अब देखो ये बाकी सारी एसेट्स इधर आने लग गई। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और एसेट्स कौन कौन सी आ जाएंगी हमारे पास? इन्वेस्टमेंट, मोटर कार, कंप्यूटर, जो भी हमें एसेट्स गिवन होंगी बच्चे वो इधर आ जाएंगी। ठीक है, एसेट साइड में आ जाएंगी। टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिकली क्या आएगा? इक्वल आता है। ठीक है। चलो एक बार जरा हम शुरुआत से इसको समझें। सबसे पहले बच्चे हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का स्टैंडर्ड परफॉर्मा हमने समझा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये चीजें बच्चे फिक्स रहेंगी। ठीक है। टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो डिफरेंस आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो आ जाएगा ग्रॉस लॉस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है ये मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकला था उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आएंगी इनकम्स अगर कोई होंगी तो। टोटल करेंगे इसको, डिफरेंस डेबिट में आ गया तो बच्चे वो मेरे पास नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेट लॉस। ठीक है। फिर अब यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल में प्लस, नेट लॉस आएगा तो कैपिटल में माइनस। कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगी, एडिशनल कैपिटल प्लस। इन सब का जो भी नेट अमाउंट आएगा वो बच्चे एक साथ मुझे यहाँ लिखना है। और बाकी सारी लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज ये मैंने कुछ सिलेक्टेड ही लिखी हैं। जो भी हमारे पास लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी साइड आएगी, जो एसेट साइड एसेट्स होंगी वो एसेट साइड आ जाएंगी। बैलेंस शीट दोबारा समझा रहा हूँ, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। साल के एंड में एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? बच्चे ग्रॉस का मतलब होता है टोटल ग्रॉस, जिसमें भी बहुत कुछ है, सारी चीजें सब्ट्रैक्ट नहीं हुई हैं। नेट का मतलब हो गया हमारे पास प्योर, जिसमें से सारी चीजें माइनस हो चुकी हैं, सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है। क्लियर है? अब हम एक्सपेंसेस को डिटेल में बात करते हैं। एक्सपेंसेस बच्चे दो तरह के हैं हमारे पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक्सपेंसेस कोई भी हो, हम फर्स्ट टाइम टर्म से पढ़ते आ रहे हैं, होते तो डेबिट साइड ही हैं।
एक्सपेंसेस लिखे डेबिट साइड ही जाएंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस होते कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बच्चे जो हमारे रिलेटेड होते हैं फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से, परचेजेस से। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो सामान बनाते टाइम या सामान खरीदते टाइम जो खर्चा होता है, सामान बनाते टाइम या सामान खरीदते टाइम जो खर्चा होता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो सामान बेचते टाइम खर्चा होता है, ऑफिस का खर्चा इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है जी? सेल से रिलेटेड खर्चा हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस, ऑफिस वाले एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, परचेजेस वाले, सेल्स वाले। मतलब एक्सपेंसेस आएगा डेबिट साइड ही। मुझे क्वेश्चन में एक वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखा होगा। मुझे वर्ड बड़े सारे एक्सपेंसेस गिवन होंगे, मुझे उसको बाइफरकेट करना होगा कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट होंगे वो आ जाएँगे मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट आ जाएँगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पहचान वो मेरे पास बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड मतलब है। हर्षिता जी क्या हो जाता है आपको? ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएँगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएँगे। ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अब मैं इनको डिटेल में लिखवाता हूँ आपको। अब लिखेंगे बेशक मेरे साथ-साथ लिख लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, कॉमा फैक्ट्री एंड परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री एंड परचेजेस। इसके एग्जाम्पल जो होंगे बच्चे हमारे पास वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज। अभी लिखते जाएंगे, मैं सारे समझाऊंगा। वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और ये कैरेज, फ्रेट, और जो कार्टेज हमने वर्ड लिखा, इसके साथ अगर वर्ड ऐड हो जाए इनवर्ड, या इनके साथ वर्ड ऐड हो जाए परचेजेस। देखो मैं साथ-साथ समझा भी देता हूँ फिर आपको। बच्चे वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जो मज़दूरों को दी जाती है। मज़दूर कहाँ होते हैं हमारे पास? फैक्ट्री में, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में वेजेस लिखा है तो उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में? ट्रेडिंग में, बिकॉज़ ये कौन-सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर वेजेस एंड सैलरीज। बच्चे इसमें सैलरी भी है, वेजेस भी है, बट वेजेस वर्ड पहले है तो हम ये अज्यूम करके मान करके चलेंगे कि इसमें वेजेस का कंपोनेंट ज्यादा है, या इसको हम बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही पोस्ट करेंगे। बच्चे कैरेज, फ्रेट और कार्टेज, तीनों का मतलब मोर और लेस सेम होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से। तीनों का मतलब मोर और लेस सेम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने करोल बाग से फर्नीचर खरीदा, तो मेरे घर तक वो फर्नीचर लाने में, ट्यूशन सेंटर तक फर्नीचर लाने में जो रिक्शा वाला, टेम्पो वाला पैसा लेगा, दैट इज कॉल्ड कार्टेज। ठीक है? कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, तीनों का मतलब आपने समझना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से होता है। और अगर ये सिर्फ कैरेज लिखा है, सिर्फ फ्रेट लिखा है या सिर्फ कार्टेज लिखा है, तो ये जो मेरी होती है, ये सामान खरीदते टाइम दी जाती है। ठीक है? ये कैरेज, कार्टेज और फ्रेट कब दी जाएगी? सामान खरीदते टाइम। तो ये एक्सपेंसेस हो गया परचेजेस से रिलेटेड।
अब अगर इसके साथ वो वर्ड ऐड कर दे कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेजेस, तो भी मीनिंग सेम रहेगा। फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट ऑन परचेजेस, ये कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज ऑन परचेजेस। तो बच्चे 9 वर्ड बन गए। ये 9 के 9 डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। सिर्फ कैरेज लिखा है तो भी वो डायरेक्ट है। कैरेज इनवर्ड लिखा है तब तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया जी। इनवर्ड मतलब अंदर आते टाइम, सामान खरीदते टाइम। कैरेज ऑन परचेजेस का मतलब भी यही हो जाएगा। ठीक है। ऑक्ट्रॉय का मतलब हो जाता है बच्चे टोल टैक्स, जो बॉर्डर्स पे लगता है हमारा सामान खरीदते टाइम। हम कोई टैक्स ला रहे हैं, हरियाणा से दिल्ली में सामान आ रहा है, तो जो बॉर्डर पे आप टैक्स कुछ पे करेंगे वो ऑक्ट्रॉय हो गया। डॉक चार्जेस, ये शिपिंग चार्जेस होता है वर्ड बच्चे, शिपिंग चार्जेस के लिए वर्ड होता है। अगेन सामान खरीदते टाइम आप अगर आपका बाय शिप कुछ आपने यूएस से सामान मंगाया, मशीन्स मंगाई, कुछ रॉ मटेरियल मंगाया, तो वो जो आप डॉक के चार्जेस दे रहे हैं वहाँ के, जैसे एयरपोर्ट होता है ना, इसी तरह से जब हम बाय वाटर ट्रांसपोर्ट काम करते हैं तो वो डॉक होता है। तो डॉक चार्जेस हो गया। फैक्ट्री रेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो गया। ठीक है। तो ये वाले सारे बच्चे हमारे कौन से हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो बच्चे, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू, देखो बच्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Indirect expenses are related to office and administration and selling and distribution। इसी की हमने बात की थी। जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, सेल से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स। अब बच्चे आपको देखिए, वेजेस था डायरेक्ट, सेल्स हो गया इनडायरेक्ट। फिर अगला सैलरी, अरे सॉरी सॉरी, सेल्स नहीं, सैलरी वर्ड। वेजेस हमारा था डायरेक्ट, सैलरी हो गया इनडायरेक्ट। देन सैलरी एंड वेजेस। अब ध्यान से समझिए बच्चे, यहाँ पे हमने वर्ड लिखा था वेजेस एंड सैलरी, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है। वो था वेजेस एंड सैलरी। मतलब अगर वेजेस वर्ड पहले है तो इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट अगर सैलरी वर्ड पहले है तो इट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हम बात करते हैं, अभी हमने एक वर्ड की थी कैरेज, कार्टेज और फ्रेट। अगर इनके साथ वर्ड ऐड हो जाएगा बच्चे आउटवर्ड या फिर ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कार्टेज आउटवर्ड, कार्टेज ऑन सेल्स, फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट ऑन सेल्स। तो ये कौन सा वर्ड बन गया बच्चे मेरा, इनडायरेक्ट। समझ आ रही है बात। अगर सिर्फ कैरेज था तो डायरेक्ट था, इनवर्ड वर्ड लगा था उसके साथ तो भी डायरेक्ट था। बट अगर कैरेज के साथ वर्ड आ रहा है आउटवर्ड या ऑन सेल्स, तो ये मेरा कौन सा वर्ड बन जाएगा बच्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। फिर आप देखो, बहुत सारे एक्सपेंसेस हम थोड़े से सिलेक्टेड बात करेंगे। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है, जो खर्चा फैक्ट्री का नहीं है वो सारा खर्चा ऑफिस का है, वो सब का सब कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि बेड डेप्ट्स, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, लीगल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम,
और आगे बच्चे हमारे पास बैड डेब्ट्स हमने लिख लिया, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको कुछ कुछ बीच में समझाता हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेंट पेड लिखा है तो वो ऑफिस का माना जाएगा, अनटिल अनलेस वो स्पेसिफाई करे कि वो फैक्ट्री का रेंट है। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो वो डायरेक्ट है, अगर सिर्फ रेंट बोल रहे हैं तो बच्चे वो कौन सा हो जाएगा मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ जी, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बच्चे जनरल एक्सपेंस, मतलब जो भी खर्चा फैक्ट्री का नहीं है वो कौन सा हो जाएगा बच्चे हमारा, ऑफिस का खर्चा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो जाएगा। वो सब के सब आप उठा के कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, हाँ जी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, पोस्टेज, कोरियर, इंटरेस्ट पेड लिखा हमने, हाँ जी, इंटरेस्ट लिख लिया। ठीक है, इतनी बात देखो बच्चे समझ में आ रही है। इनकम बच्चे हमने बात करी थी, इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम कब होगी, अगर क्वेश्चन में लिखा है रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है। कोई भी एबनॉर्मल गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये बच्चे क्या हो गई हमारी इनकम। अब हम बच्चे बात करते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक आता है, बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो कौन सी साइड आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। डेबिट साइड। फ्रेट एंड पैकेजिंग आएगा, आएगा जी, फ्रेट है ना, तो आएगी हमारा डेबिट साइड में। सेल्स क्रेडिट साइड में, गुड्स परचेज डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। देखिए अभी लिखा है पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये जो हमारा खर्चा है ये सेल से रिलेटेड है। तो बच्चे क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वो कहाँ जा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। इसको छोड़ देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए मुझे डेट गिवन है, कौन से ईयर के लिए बना रहा हूँ, 31 मार्च 2021 के लिए। करेंगे बच्चे, बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ देखिए डेट आ गई, जो अभी हम स्पेस छोड़ रहे थे, 31 मार्च 2021 के लिए आप बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों नहीं जाएगी, जाएगी बच्चे, क्रेडिट साइड में जाएगी। आप फॉर्मेट देखो, अभी तो हमने लिखा था परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आती है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। हाँ।
वो सेल से रिलेटेड बच्चे एक्सपेंसेस हैं जो आप कंफ्यूज हो रहे हो। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सारा कुछ अब हमने लिखा। अब इसमें हम आइटम्स पोस्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस हैं, परचेज रिटर्न नहीं है तो नहीं लिखेंगे। परचेजेस 1,40,000। फ्रेट एंड पैकेजिंग 10,000। क्रेडिट साइड में आ जाएगा बच्चे मेरा सेल्स 1,90,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स हमने लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स नहीं आएगा, ठीक है। टोटल करते हैं बच्चे, देखिए कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है हमें देख के ही पता चल रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 2,20,000। 220 में से हम इन तीनों को, यानी कि क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। करो बच्चों, बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है। 150, 175, 175 टोटल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 45,000। ये जो मेरे पास आया बच्चे, ये क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, यही हमें फाइंड आउट करना था। देखिए बच्चे, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछेंगे। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेजेस डेबिट में, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में। सेल्स मुझे गिवन है ना, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। परचेजेस रिटर्न परचेज में से सब्ट्रैक्ट। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। कैरेज इनवर्ड आएगा तो बच्चों बताओ, ये नहीं आएगा। आएगा, आएगा बच्चे, आएगा। सिर्फ कैरेज लिखा होता है तो भी डायरेक्ट है, और कैरेज इनवर्ड लिखा होता है तो भी तो डायरेक्ट हो गया ना। कैरेज इनवर्ड का मतलब सामान खरीदते टाइम, ठीक है। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेजेस, तीनों आते हैं बच्चे। अच्छा, डेप्रिसिएशन बताओ आएगा या नहीं आएगा। यस, डेप्रिसिएशन चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ऑल्सो पास द जर्नल एंट्रीज, अभी हमने जर्नल नहीं सीखी, जर्नल की हम बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ये बना लोगे बच्चे, ठीक है। सेकंड होमवर्क हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, दैट मीन्स मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, परचेजेस डेबिट। कैरेज ऑन परचेजेस बताओ बच्चे, आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड, वेरी गुड। कैरेज ऑन सेल्स, ऑफिस रेंट, बिल्कुल ठीक, सेल्स, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये कर लेंगे बच्चे आप। फिफ्थ क्वेश्चन भी होमवर्क, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड, ये बताओ आएगा या नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड किसका नाम होता है, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, किसका, सेल्स रिटर्न का। बताओ बच्चे, बोलो। हाँ, परचेज रिटर्न का होता है तो परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न में से माइनस। स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक। अब नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट गिवन है जी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च वाज रुपीज 1,20,000। यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी दो वैल्यू गिवन है बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 है,
और इसकी मार्केट वैल्यू 120 है। तो बताओ बच्चे क्या करोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक 130 लोगे, 120 लोगे? यस, 120 लेंगे, 130 का कोई काम नहीं है। याद है आपको इसमें कौन-सा प्रिंसिपल लगता था या भूल गए? कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं, प्रूडेंस। बच्चे भूलने नहीं है, ये हमेशा आपको याद होने चाहिए। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कहता था क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है?